वर्षों पहले की ये घटना है। कानपुर में मजदूरों का एक बहुत ही बड़ा सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये माना जाता है कि उस सम्मेलन में 1 लाख से ऊपर मजदूर आए थे। पूरे देश से आए थे। दुनिया के कई देशों के मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि भी आए थे। उस सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर तत्कालीन उस समय के सबसे बड़े मजदूर नेता जो भारतीय मजदूर संघ के संस्थापक थे, स्वर्गीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, वो उद्घाटन भाषण में आए, उद्घाटन समारोह में आए, मुख्य अतिथि का परिचय कराने के लिए जब वो खड़े हुए, तो उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले देश में बहुत सारे फैक्ट्री चलते थे, जो देशभक्त पागल पैदा किया करते थे। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आज़ाद हुआ, तो वो सारे फैक्ट्री आहिस्ता-आहिस्ता बंद हो गए। आज के डेट में केवल एक फैक्ट्री चल रहा है, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और आज हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सीईओ मौजूद हैं। ये घटना उस समय की है, जिस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह होवे शेषाद्री हुआ करते थे। अब आप ये जानना चाहेंगे कि आज इस कार्यक्रम में मैं उस घटना का क्यों ज़िक्र कर रहा हूँ? 2 बातें हैं। कानपुर की उस घटना का ज़िक्र किया। नमस्कार, मैं हूँ नवीन सिंह परमार और आप सुन रहे हैं रेडियो सनही और देख भी रहे हैं रेडियो सनही के यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो को। मैं जो बता रहा था घटना, 2 बातें हैं जिनके कारण आज मैं इस घटना की चर्चा किया। दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने कहा था कि एक ही संगठन बचा है जो देशभक्त पागल पैदा करता है, वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो आज जब यह हम कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी यात्रा का 100 साल पूरा कर चुका है। जिस तिथि को हम यह रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस तिथि को ही 100 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई थी। आज का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के गौरवमयी यात्रा पर समर्पित है। ये पहली बात। दूसरी बात कि हमारे बीच आज जो मेहमान हैं, वह किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सिवान ही नहीं, पूरे सहारनपुर मंडल के जाने-माने शिक्षाविद हैं, समाजसेवी हैं और उससे भी बड़ा परिचय आपका है कि आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पागल पैदा करने का फैक्ट्री है, उससे उसके ही प्रोडक्ट हैं। यानी आप उसी फैक्ट्री से बाहर निकले हैं। प्रोफेसर रविंद्र पाठक, सर रेडियो सनही के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत-बहुत रेडियो स्नेही को धन्यवाद कि उस महत्वपूर्ण तिथि जब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के लोग बैठे थे, 100 वर्ष पुरानी कथा को नए सिरे से आप याद करा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं दिमाग में ये कारखाना शुरू कैसे हुआ और कैसे हँस-हँस के पागलों की कतार पीढ़ियों की दर पीढ़ियाँ छठी पूढ़ी अब चल रही है, निकलते जा रहे हैं। और निकलते ही 100 साल में एक संगठन का अपना अस्तित्व कितना बचता है, ये एक भारी प्रश्न है और ये तो बढ़ते-बढ़ते आज विश्व के लगभग 156 देशों में पहुँच गया। लेकिन इसके कार्यकर्ता जो निकलते हैं, वो अपने-अपने नाम से जीवन के विविध क्षेत्रों में काम में लगे हुए हैं और काम को बढ़ा रहे हैं। लक्ष्य एक ही है, भारत माता की जय। हम अभी आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में एक संक्षिप्त चर्चा आप पाठक जी से सुन रहे थे। आज के कार्यक्रम में हम 2-3 प्रश्न लेके आए हैं। पहला कि आज से 100 साल पहले जब 27 सितंबर 1925 को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हुई, किस परिस्थितियों में संघ की स्थापना हुई? क्या लक्ष्य रखा गया? मैं चाहूँगा पाठक सर से कि आप संक्षिप्त में इन बातों को रखें कि 100 साल पहले वो कौन-सी परिस्थितियाँ थीं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की गई? बड़े आश्चर्य के लायक वो विषय सारे हैं। इसलिए कि जो संस्थापक थे, वो उस समय जब 1000 डॉक्टर भी नहीं थे, उस समय उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की थी। जी, और उस समय के जितने समाज के भीतर इतनी पीड़ा थी भारत माता के लिए, कि दुनिया का प्राचीनतम सभ्यता, सबसे पुराना साहित्य, सबसे विविध प्रकार के मौसम, हर तरह के खनिज पदार्थ,
हर तरह के प्लांट और एनिमल की डाइवर्सिटी विविधता मौजूद रहने वाला देश क्यों हजार वर्षों तक गुलाम रह गया? एक डॉक्टर ने एक समाज की नज़र से नहीं, रोग के कारण की तलाश में एक रचना की इच्छा हुई कि ये देश बराबर गुलाम कैसे हो जाता है? तो लगा कि भूमि बड़ी अच्छी है, लोग भी बड़े अच्छे हैं, विचार भी बड़े अच्छे हैं, परिणाम ऐसा क्यों हुआ? तो उनके दिमाग में आया कि कहीं राष्ट्र भक्ति, देश के प्रति जो अपना स्व का एक जागरण है, वो भीतर नहीं हुआ है। और समाज आबादी बहुत बड़ी है, संगठित नहीं है और इसके सामने एक लक्ष्य भी नहीं है, जिसके कारण ये देश बार-बार गुलाम होने की ओर जा रहा है। तो वो 1925 में कुछ घटनाएँ घट चुकी थी, उस समय के जितने राजनैतिक दल थे, सामाजिक दल थे, सांस्कृतिक समूह थे, राष्ट्रवादी थे, राजनैतिक दल थे, लगभग समूह में थोड़े दिन तक काम करते हुए उनका अनुभव बड़ा विचित्र था। अनुभव ये था कि सबसे बड़ा दल, राजनीतिक दल कांग्रेस था, लेकिन वंदे मातरम के समय उसके घोषित अध्यक्ष मंच के बाहर चले जाते थे। ये राष्ट्रवादियों का समूह था, लेकिन ट्रेन में डकैती वगैरह करने के समय कई बार ऐसा लगता था कि अपने लोग मर जाते थे, इसका भी कोई अफ़सोस नहीं होता था। बहुत बड़े सामाजिक कार्यकर्ता थे, लेकिन अपने मूल देश के स्वभाव से परिचित उनका परिचय नहीं था। और बहुत सांस्कृतिक संगठन थे, लेकिन वो अपने संस्कार से शिक्षित नहीं थे और इसीलिए आपको आज़ादी के बाद भी ध्यान में आएगा कि जो विचार समूह राजनीतिक दल के रूप में आया, तो देश स्वतंत्र कहा गया 47 को, लेकिन उसके तुरंत बाद अपने देश में 370 लगा के एक हिस्से को अलग कर दिया। वक्फ बोर्ड बना दिया, क्या-क्या चीज़ें बनाते गए, जिसमें जिस एकता का संदेश भारत देता है, उसी के खिलाफ और संविधान में अलग-अलग संशोधन करके लगातार बदलते चले गए। हद हो गई जब हमने आपातकाल लगा के इस संविधान को ही अस्थिर कर दिया थोड़े दिन। तो इस प्रकार जो मूल स्वभाव इस देश का है, ये दुनिया से अलग है। दुनिया में युद्ध होते हैं, कोई जीतता है, कोई हारता है, जीतने वाला कब्ज़ा करता है। भारत एकमात्र धरती का देश है कि जिसने राम के समय में युद्ध किया, तो लंका विभीषण को दिया और आज के समय में भी 71 में बांग्लादेश से युद्ध हुआ, शेख मुजीब को बांग्लादेश दे के आए। हम लोग ज़मीन नहीं जीतते हैं, दिल जीतने वाले लोग हैं। तो ये बहुत बड़ा एक था कि जो भारत की मूल प्रकृति प्रवृत्ति है, उसका पोषण कैसे होगा? क्योंकि यही एक संस्कृति है विश्व में है, जो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कह सकती है या वसुधैव कुटुम्बकम की बात रख सकती है। और इस संस्कृति को लोगों ने संकुचित, पिछड़ा, साधु, ढोंग कह के छोड़ना शुरू कर दिया था। उस मूल भाव को जागृत करने की ये योजना यानी कि मूल भारतीय संस्कृति के संरक्षण है। जी। के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की हुँ, स्थापना हुई। संघ अपने 100 वर्ष की यात्रा पूरी कर चुका है। आज जब हम चर्चा कर रहे हैं, तो हम 100 वर्ष पूरी करके हम एक से एक वर्ष में प्रवेश करने वाले हैं। इस बीच में बहुत सारे पड़ाव आए होंगे। इस उन प्रमुख पड़ावों में आप अपने कार्यकाल में, यानी आप जब से संघ से जुड़े और आज, इनमें कोई ऐसा पड़ाव जो आपको आज भी प्रभावित कर रहा हो, चाहे वह क्षण याद करके एक संघ के कार्यकर्ता के नाते आपने अपना जो योगदान समाज के लिए दिया, किसी एक घटना की मैं चर्चा चाहूँगा कि आप करें, जिसको याद करके आज भी आप रोमांचित हो उठते हों? जी, मैं बताऊँगा कि संघ इस मामले में एक विचित्र संगठन है। जब किसी चीज़ को दबाया जाता है शासन के माध्यम से तो चीज़ें थोड़ी कमज़ोर हो जाती हैं। संघ 3 बार प्रतिबंध से गुज़रा, हर बार पहले से और सशक्त होते गया। उसमें एक घटना के समय मैं नया-नया स्वयंसेवक बना जी, और 75 की इमरजेंसी लगी जी, और इमरजेंसी में जो आपातकाल लगने के कारण नागरिक अधिकार मरे थे, तो संघ एक सांस्कृतिक संगठन है। जी, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी के जो देश के आपातकाल के विरुद्ध जो एक राजनैतिक शक्ति खड़ी हुई थी, उसमें बहुत सारे लोग गायब होंगे होते गए
धीरे-धीरे आपको आश्चर्य होगा जब कभी संख्या देखिएगा कि जेल में जाने वाले लोगों की संख्या में स्वयंसेवकों की संख्या 70% सबसे से ज़्यादा जी। थी। और ये लोग कौन थे? हम लोगों के साथ के कुछ कार्यकर्ता थे, वो रोज़ की मज़दूरी पर काम करते थे। वो घर के वही कमाने वाले आदमी थे और वो गए आंदोलन करके 19 महीने जेल में रह गए। माफ़ी नहीं माँगी, देश का काम कर रहे थे, अपना व्यक्तिगत परिवार का कष्ट था, लेकिन फिर अंत में लोग जेल से छूट के आए। वैसी ही कुछ घटनाएँ आगे भी ध्यान में आएँगी और संघ के स्वयंसेवक को ज़िंदगी भर पढ़ना है। एक बार अम्बेडकर जयंती मनाने का कार्यक्रम हुआ था और संघ ने शुरू किया और सारे हरिजन छात्रावास के लोगों को संपर्क किया था उसमें। सबने आने के लिए कहा, कोई प्रशासनिक अधिकारी उनके अधिकारी हुआ करते थे। उन्होंने कहा कि जो जाएगा संघ के कार्यक्रम में, उसका हम हॉस्टल से नाम काट देंगे हरिजन छात्रावास से। तो लगभग 1 क्विंटल दूध की खीर बनी थी और भय के मारे कोई विद्यार्थी नहीं आया। हम भी आयोजन में थे तो बड़े दुखी हुए, स्वयंसेवकों को बुला के खीर तो सध गया, लेकिन हम उसके बाद हरिजन छात्रावास में थोड़ा जाना कम हो गया। जब हमारे एक पुराने प्रचारक आए जो उस काम को देखते थे, तो उन्होंने कहा कि पाठक जी, आपको हम अच्छा स्वयंसेवक या भारतीय नागरिक माने कि उस हरिजन छात्रावास के लड़कों को माने? उनको बड़ी तकलीफ हुई। भाई, हम आपका काम करते हैं और हमको इसमें आप अनर्थ देख रहे हैं, जो नहीं आया उसमें आप मुँह देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 1000 वर्ष की प्रताड़ना के बाद भी वो अपने को हिंदू समझता है और कार्यक्रम में आ जाता है। और एक बार आप हार गए और आप उनके यहाँ जाना कम कर दिए, सुधरना किसको है? और अभी हाल में थोड़े दिन पहले संपर्क विभाग की बैठक में जब मैं गया था, 2000 के बाद, तो आश्चर्य हुआ कि संपर्क विभाग के प्रांतीय कार्यकर्ताओं का रात्रि भोजन कुछ मुस्लिम परिवारों में था, कुछ बसपा के नेताओं के यहाँ था और मेरा भोजन चर्च में था। तो आश्चर्य हुआ कि संघ ने किन-किन लोगों का संपर्क किया है। जिस समाज में भी अच्छे लोग आ रहे हैं, उन सब लोगों का संपर्क किया है। और जब उसका समारोह हो रहा था, उसमें उसमें परम पूज्य सरसंघचालक जी का उपदेश माने जो बौद्धिक था, उसमें एक लाइन हमको बड़ी मार्मिक लगी कि आप लोग जो शाखा में आ गए, वो आज के स्वयंसेवक हैं। जो किसी वजह से भारत के लोग नहीं आए हैं, वो भविष्य के स्वयंसेवक हैं। इसलिए आपका संपर्क संवाद ऐसा होना चाहिए कि किसी दिन किसी कार्यकर्ता को कठिनाई नहीं हो जाए। अभी आप सुन रहे थे कि वह क्षण जो एक संघ के स्वयंसेवक के नाते प्रोफेसर रविंद्र पाठक जी को रोमांचित कर रहा था। ये चर्चा हम अनवरत चलाने वाले हैं। संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है और एक जिम्मेवार मीडिया हाउस के नाते हम संघ के विभिन्न प्रकार के स्वयंसेवकों को बुलाएँगे और समय-समय पर उनका अनुभव, संघ के बारे में वो क्या सोचते हैं, संघ क्या सोचता है, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा के समापन में मैं पाठक जी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि संघ शताब्दी वर्ष मना रहा है, तो अन्य संगठनों की तरह कोई बड़ा-बड़ा आयोजन नहीं करके कुछ संकल्प तय किए हैं संघ ने। उनमें 5 परिवर्तन, 5 प्रण की चर्चाएँ बहुत हो रही हैं। हम अपने अगले एपिसोड में अलग-अलग उन आयामों, उन परिवर्तनों की बात करेंगे। आज हमारा यह पहला एपिसोड है, तो हम चाहेंगे उन 5 प्रण में बहुत चर्चित एक अभी आज के परिवेश में संकल्प है स्वदेशी का। तो स्वदेशी को सामने रख कर के संघ के इस शताब्दी वर्ष में संघ अपने स्वयंसेवकों के माध्यम से देश को क्या संदेश देना चाहता है और देश के लोगों से क्या अपेक्षा रख रहा है, इस विषय पर आप थोड़ा-सा मार्गदर्शन करें। एक बड़ा सुंदर विषय आपने रखा है कि स्वदेशी का पहला अंश स्व। ये स्व का बोध, मैं कौन हूँ? तो अपने एक महाकवि की पंक्ति आपको ध्यान में आएगी, हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। आओ मिलकर बैठें, समझें ये समस्याएँ सभी। तो हम स्व का बोध, ये अपना बोध हो जाएगा, तो हम अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए भी काम करते हैं। अगर अपनी प्रकृति के विकास के संरक्षण के भी काम करते हैं, हम अपनी संस्कृति के विकास और संरक्षण के भी काम करते हैं। जो अपना नागरिक कर्तव्य है, उसमें भी हम अपनी ज़िम्मेवारी, अधिकार नहीं माँगते हैं। हमारा ड्यूटी, कर्तव्य क्या है, इसका भाव लोगों में जगाने का काम करते हैं। और इसी प्रकार जो पंच परिवर्तन है, उसमें किसी पर 100 वर्ष में लोग उत्सव मनाते हैं
हम लोग उत्सव नहीं मना रहे हैं, समाज परिवर्तन के प्रमाण नज़र आने चाहिए, उसके लिए हर शाखा अपने क्षेत्र में काम करने वाला है, जिसको आपने पंच परिवर्तन कहा, बड़े सुंदर विषय हैं, परिणाम युग देखेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद मित्रों। ये थे प्रोफेसर रविंद्र पाठक, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाल्यकाल के स्वयंसेवक हैं। संघ के विभिन्न दायित्वों का निर्वाह करते हुए समाज के बीच में काम करते हैं। रेडियो सनही की इस प्रस्तुति में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्ष की गौरवशाली यात्रा पर चर्चा कर रहे थे। हमारी यह चर्चा संघ के यात्रा के अनुसार ही आगे बढ़ेगी। जैसे-जैसे संघ का शताब्दी वर्ष आगे बढ़ेगा, हमारी चर्चाएँ भी आगे बढ़ेगी। हम अपने इस मंच पर संघ से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को लेके आएँगे, उनका अनुभव सुनेंगे। समाज उनसे क्या अपेक्षाएँ रखता है, इसकी चर्चा उनसे करेंगे, वो समाज से क्या अपेक्षा रखते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। आपका हमारी हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? आप निश्चित रूप से हमें बताएँ। आप देख रहे हैं रेडियो सनही का यूट्यूब चैनल, जिस पर हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। आप सुन रहे हैं रेडियो सनही, जिस पर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है। पाठक जी, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज और इस रेडियो स्नेही परिवार को भी बहुत-बहुत धन्यवाद कि ऐसे मौके को एक याद करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे जो इसका काम है, इसको भी आप आगे की ओर ले जा रहे हैं और संघ के विचार को भी इस माध्यम से जमा समान युग तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए स्नेही रेडियो परिवार के सारे लोग विशेष रूप से मेरे लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। फिर मिलते हैं हम अगले एपिसोड में, संघ के किसी एक विषय को लेकर के, किसी संघ के एक विशेषज्ञ स्वयंसेवक के साथ। धन्यवाद।